हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस संगीत केडिया फ्रॉम संगीत केडिया एकेडमी। आज मैं अमेंडमेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। Amendments for December 2021 exam, that is what I am going to discuss in this lecture. अच्छा, पहला सवाल ये कि सब अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम किन पेपर्स के लिए हम अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। देखिए, 3 पेपर्स के लिए हम एक साथ अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। वन इज सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, जिसको शॉर्ट में हम बोले SLCM। ये न्यू सिलेबस का पेपर है ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, EP एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट SLCM, न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का मॉड्यूल 2 का पेपर है। इस पेपर में क्या अमेंडमेंट्स है फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, एक ही हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, we'll discuss the amendments also in this lecture for corporate funding and listing in stock exchanges। इस पेपर को शॉर्ट में हम कॉर्पोरेट फंडिंग बोलते हैं, पूरा नाम ये कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। ये भी न्यू सिलेबस का पेपर है और प्रोफेशनल प्रोग्राम मॉड्यूल 3, प्रोफेशनल प्रोग्राम का पेपर है और मॉड्यूल 3 प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस, उसका मॉड्यूल 3, उसका ये पेपर है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। हम इस पेपर के भी अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। एंड तीसरा, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज, जो शॉर्ट में हम CMSL बोलेंगे, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज CMSL। ये आपका ओल्ड सिलेबस का पेपर है ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मॉड्यूल 2। तो इन तीनों पेपर्स की जो अमेंडमेंट्स हैं एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, दैट इज द एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास। ये हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पेपर, कौन से एग्जाम के लिए अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, कौन कौन से पेपर के लिए। सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट को हम शॉर्ट में SLCM बोलेंगे, न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का मॉड्यूल 2 का पेपर है। दूसरा, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसको शॉर्ट में हम कॉर्पोरेट फंडिंग बोलेंगे। एंड इसके ये भी न्यू सिलेबस का पेपर ऑफ द प्रोफेशनल प्रोग्राम मॉड्यूल 3, प्रोफेशनल प्रोग्राम में मॉड्यूल 3 का पेपर है। एंड तीसरा, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे CMSL, ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल 2 का पेपर है। तो इन तीनों पेपर्स के अमेंडमेंट सिमिलर हैं, दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस इन वन लेक्चर ओनली, एंड एक ही लेक्चर में। एंड मैं स्पेसिफिकली आपको ये तीनों पेपर के अमेंडमेंट्स दिसंबर 2021 के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, जो इस लेक्चर में हम किस पीरियड के अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस द अमेंडमेंट्स ऑफ द पीरियड 1 जनवरी 2021 टू 30th जून 2021। इस 6 महीने के पीरियड में 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021, इस पीरियड में, इन 6 महीने के पीरियड में जो भी चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं, एंड विच इज रिलेटेड टू दीज 3 पेपर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, SLCM, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड CMSL, अभी मैंने बताया। एंड इन 6 महीने में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं 1 जनवरी 2021 से लेके फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टिल 30th जून 2021, इस पीरियड में जो भी चेंजेस आए हैं रिलेटिंग टू दीज पेपर्स, वो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास, एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। अच्छा, एक और चीज,
अगर कोई बच्चा 1 जनवरी 2021 से पहले के अमेंडमेंट्स उसने अपडेट नहीं कर रखे अपने नोट्स के अंदर, अपने बुक के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर, इससे पहले कि अगर मैं एक जैसे 31 मतलब इसमें एक प्रजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि आप 31 दिसंबर 2020 तक अपडेटेड हैं, कि मैं उसके बाद के अमेंडमेंट बता रहा हूँ 1 जनवरी 2021 से बता रहा हूँ, इसका तो प्रजम्पशन है कि आप 31 दिसंबर 2020 तक ऑलरेडी अपडेटेड हैं, आपके नोट्स, आपकी बुक, आपके लेक्चर्स ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है, ये हम एक प्रजम्पशन लेके चल रहे हैं। अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड नहीं हैं और इसके पहले मतलब 31 दिसंबर 2020 तक के भी अमेंडमेंट्स आपके पास नहीं हैं, तो आप हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट संगीत केडिया एकेडमी .com यहां विजिट कर सकते हैं। यहां पे आपको इससे पहले के मतलब 31 दिसंबर 2020 मतलब इनफैक्ट पूरे 2020 पूरे साल के अमेंडमेंट्स आपके वहां मिल जाएंगे, आपको पेपर वाइज सब वहाँ उसके लेक्चर भी हैं, नोट्स भी हैं। ये फ्री फॉर ऑल है, इससे कोई चार्ज नहीं है, फ्री ओपन लेक्चर्स हैं, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है और लेक्चर के साथ ही उसमें नोट्स भी हैं। इसका तो अगर 31 दिसंबर 2020 तक आप अपडेटेड नहीं है तो वो अपडेशंस हमारे ऑलरेडी उसके अमेंडमेंट के वीडियो और उसके साथ में उसके नोट्स दोनों ही हमारी वेबसाइट संगीत केडिया एकेडमी .com पे प्लेस्ड हैं ऑलरेडी। अब वहाँ से आप इसका ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री फॉर ऑल है, कोई चार्जेस नहीं है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसलिए आप पहले अगर इस डेट तक अपडेटेड है वेल एंड गुड, नहीं अपडेटेड है यहाँ से आप मदद ले सकते हैं। और मैं जो अमेंडमेंट्स अभी करा रहा हूँ आज की क्लास में 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 इस 6 महीने के पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं रिलेटिंग टू दीज 3 पेपर्स, SSCM एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का न्यू सिलेबस, कॉर्पोरेट फंडिंग अगेन न्यू सिलेबस ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम एंड CMSL ऑफ द ओल्ड सिलेबस प्रोग्राम पेपर मॉड्यूल 2। ठीक है, इन तीनों पेपर के अमेंडमेंट इस पीरियड में जो आए हैं एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो डिस्कस करें। अच्छा एक और बात, कई बच्चे बोलेंगे सर 30 जून 2021 के बाद, कई बच्चे सुन लेते सर जुलाई में कोई चेंज आ गया, अगस्त में, सितंबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में। आपको पता है एज पर द ICSI गाइडलाइंस एग्जाम से 6 महीने पहले तक के जो चेंजेस है वो एप्लीकेबल होते हैं। इसका दिसंबर 2021 में जो भी चेंजेस 30 जून 2021 तक आ गए हैं सिर्फ वही एप्लीकेबल हैं। 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, वो आपके दिसंबर 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसे उसकी टेंशन मत लेना। कई बच्चे होते हैं अक्टूबर के महीने, अक्टूबर 2021 में कुछ सुन लिया, कहीं अखबार में पढ़ लिया, किसी फ्रेंड से सुन लिया, किसी इधर सुन लिया, उधर से, सर आपने ये तो कराया नहीं, ये भी तो अमेंडमेंट। अरे भाई अक्टूबर 2021 में वो अमेंडमेंट अगर आई है तो आपके दिसंबर 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगी। आपके दिसंबर 2021 में जो भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी जो 30 जून 2021 तक आ गई, इससे बाद वाले जो अमेंडमेंट्स हैं आ रहे हैं लेकिन दिसंबर 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसलिए मैंने क्या बोला, इस 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 इस पीरियड के 6 महीने के अमेंडमेंट्स मैं आज के लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। इससे पहले कि अगर आपने नहीं कवर अपडेट कर रखा है तो मैंने बोला हमारी वेबसाइट रेफर कीजिए, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। और 30 जून 2021 के बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, वो आपके उस एग्जाम के रेलिवेंट नहीं है। आ रहे हैं अमेंडमेंट लेकिन वो आपको रेलिवेंट नहीं। 6 महीने क्राइटेरिया आप जानते हैं ICSI गाइडलाइंस के हिसाब से, तो आपको उसके हिसाब चलना है, आपने परेशान नहीं होना। कई लोग बहुत परेशान होते हैं सितंबर में कोई अमेंडमेंट आ गया, सर आपने तो कराया नहीं। अरे भाई दिसंबर एग्जाम में थोड़ी अप्लीकेबल होगा वो, ठीक है। आपको एक क्राइटेरिया भी तो ICSI का, आप सोच के देखिए आप एग्जाम कल देने जा रहे हैं और 2 दिन पहले को अमेंडमेंट आ गया तो पढ़ते रहोगे क्या? तो एक लाइन उन्होंने ड्रॉ कर रखी है कि साहब एग्जाम से 6 महीने पहले तक, ऐसा कोई भी दिसंबर में एग्जाम होता है 30 जून उस साल का, दिसंबर 21 में एग्जाम है, 30 जून 2021 तक जो भी चेंज आए, जून 2022 में जो पेपर होंगे, जून 2022 में जो पेपर होंगे उसमें 31 दिसंबर 2021 तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे। तो हम उस समय फिर पढ़ाएं। इसके बाद हम जब जून 2022 के अमेंडमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो हम करेंगे 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक, अगले 6 महीने के 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 वो जून 2022 के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। इसका यही तरीका है। तो अभी फिलहाल हम दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए अमेंडमेंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कौन से 3 पेपर, SLCM न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कॉर्पोरेट फंडिंग न्यू सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, CMSL ओल्ड सिलेबस, ठीक है, एंड आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ये तीनों पेपर के इस पीरियड में जो भी अमेंडमेंट्स आए दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। इज दैट क्लियर? अच्छा एक और बात, क्योंकि लेक्चर कॉमन अमेंडमेंट का तीनों पेपर के लिए, मैं लेक्चर में सिर्फ टॉपिक का नाम बोलूंगा और क्या अमेंडमेंट्स हैं वो बता दूंगा। मैं चैप्टर नंबर, पेज नंबर ये सब नहीं बोलूंगा, क्योंकि सेम चीज
एक पेपर में अलग पेज नंबर पे दे रखी है, दूसरे पेपर में तो अलग पेज नंबर पे दे रखी है, एक पेपर में उसका चैप्टर नंबर अलग है, दूसरे पेपर में उसका चैप्टर नंबर अलग है, कंटेंट सेम है। तो मैं सिर्फ टॉपिक का नाम बोलूँगा सब ये टॉपिक, उसके अंदर ये चेंज है, ठीक है। लेकिन आपको जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, ये लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो मैं नोट्स में सबके अलग अलग बनाए। SLCM के अमेंडमेंट के नोट्स अलग है, दिसंबर 2021 के लिए CMSL के अलग है, कॉर्पोरेट फंडिंग अलग है, उसमें एग्जैक्टली नोट्स के अंदर एकदम स्पेसिफिक है उस पेपर का, सब हेडिंग आएगी, चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, पेज नंबर क्या है, उस पेज पे ये चेंज करना है, वो सारी चीज नोट्स जो आपको मिलेंगे वो स्पेसिफिकली उस पेपर से रिलेटेड ही मिलेंगे। लेकिन मैं लेक्चर के अंदर कोई कॉमन लेक्चर है तो इसलिए लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ टॉपिक का नाम बोलूंगा, मैं चैप्टर नंबर या पेज नंबर नहीं बोलूंगा, और उस टॉपिक के अंदर क्या चेंज आए वो बताऊंगा, ठीक है। और बाकी आपको नोट्स, आपके तो आपके सामने नोट्स तो आपको वही रेफर करने जिसके आप अमेंडमेंट देखेंगे, उसमें एग्जैक्टली मैंने उस पेपर के हिसाब से मैंने सब पेज नंबर, चैप्टर नंबर सब डाल रखे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ स्टार्ट विद अमेंडमेंट्स। सबसे पहले अमेंडमेंट इज द टॉपिक SEBI ICDR regulations 2018, SEBI issue of capital and disclosure requirements regulation 2018। ये तीनों पेपर के अंदर SLCM में भी है, CMSL में भी है और कॉर्पोरेट फंडिंग में भी है। SEBI issue of capital and disclosure requirement regulation 2018, इसमें क्या, इसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट है, ओनली वन। जो इसमें आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग FPO, एंड उसमें एक आपको आता है FPO में नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, रेगुलेशन 112, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, रेगुलेशन 112 ऑफ दीज रेगुलेशंस। इसमें आता है कि साहब जो मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है, दो केसेस में अप्लाई नहीं होती। एक, अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है जो FPO ला रही है, अगर उसके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, अगर उसके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, एक तो ये केस हो गया। किस केस में अप्लाई होगा? जिसके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। दूसरा B, अगर वो कंपनी कम से कम पिछले 3 साल से उसकी सिक्योरिटी लिस्टेड है, फ्रिक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एंड कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट फॉर लास्ट 3 इयर्स, मतलब पिछले 3 साल से उसके कंपनी के शेयर जो है फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, एंड आपको 3 साल से वो डिविडेंड कंपनी कंटिन्यूसली पे करी। अगर ये दोनों कंडीशन किसी कंपनी के रिस्पेक्ट कंप्लाई हो तो उस कंपनी पे भी अगर वो FPO ला रही है, मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। तो जो ए था कि साहब जिसका कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके L&T, इनके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, अगर ये FPO लाती है तो इस पर मिनिमम प्रमोटर ही नहीं है कोई, आपका कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर है तो कैसे लगेगा। तो ए वाला पॉइंट एज इट इज है, नॉन एबिलिटी। जो B पॉइंट है कि साहब कब नहीं लगता मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, B क्या था कि जिसके 3 साल से कंपनी की शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड 3 साल से वो कंपनी डिविडेंड पे करे। जो B वाला पॉइंट है वो पूरा चेंज हो गया है, ठीक है, वो ऑलरेडी हट गया, उसकी जगह नया B पॉइंट आ गया है। इसका मतलब अब जो नया B पॉइंट क्या है मैं बताने जा रहा हूं। अगर एक कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी FPO ला रही है और उसके अंदर फॉल करे जो B पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूं, तो उस केस में दैट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। इसका तो जो सेकंड केस था कि मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट कब नहीं लगे FPO में, वो चेंज हो गया एंड वो अब नया क्या हो गया मैं बताने जा रहा हूं। देखिए आपको मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का रिक्वायरमेंट, अगर एक इश्यूअर के रेस्पेक्ट में कोई इश्यूअर है जो FPO ला रही है, 3 कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं, जैसे पहले 2 कंडीशन थी कि साहब लिस्टेड हैं, 3 साल से फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड हैं एंड डिविडेंड, तो कंडीशन भी चेंज हो गई और कंडीशन 2 की जगह 3 हो गई हैं। कोई इश्यूअर जो FPO ला रहा है, अगर उसके रेस्पेक्ट में 3 कंडीशन कंप्लाई हो एक साथ, 1, द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इश्यूअर्स आर फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर at least 3 years immediately preceding the reference date। ये कंडीशन तो ऑलमोस्ट सेम है जो पहले थी। साहब इस कंपनी एक्स लिमिटेड इश्यूअर है, इसके जो इक्विटी शेयर्स हैं दे आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years। कौन से 3 years? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट। अब रेफरेंस डेट का मतलब क्या है? इस टॉपिक में सब जगह रेफरेंस डेट टर्म आ रहा है, तो रेफरेंस डेट का मीनिंग क्या है वो भी यहाँ पर डिफाइन मैंने कर दिया नोट्स के अंदर। रेफरेंस डेट का मतलब है
द डेट ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी, मतलब ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विद द सेबी। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक मेथड से पब्लिक इशू ला रहे हैं, एफयू ला रहे हैं, आप जानते हैं कि फास्ट ट्रैक मेथड से भी एफयू आ सकता है। अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से आप एफयू ला रहे हैं तो रेफरेंस डेट का मतलब जिस दिन हम सेबी को ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे दैट डेट इज द रेफरेंस डेट। उससे पिछले 3 साल से उसके इक्विटी शेयर शुड बी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन सम स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और अगर आप फास्ट ट्रैक मेथड से अगर आप एफयू ला रहे हैं तो वहां आप जानते हैं कि सेबी को ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल ही नहीं होता। इनफैक्ट वहां पे फिर रेफरेंस डेट का मतलब होगा डेट ऑफ फाइलिंग द फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, वही ऑफर डॉक्यूमेंट, वही प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, विद आरओसी। इसका अगर नॉर्मल रूट से अगर आप एफयू ला रहे हैं तो रेफरेंस डेट का मतलब क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी। अगर आप फास्ट ट्रैक मेथड से एफयू ला रहे हैं तो वहां पे रेफरेंस डेट का मतलब क्या है, द डेट ऑफ फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट, दैट इज फाइनल डॉक्यूमेंट, दैट इज प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, विद द रजिस्ट्रार कंपनी को। आप जानते हैं वहां पे ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विद द सेबी फाइल ही नहीं होता, कंसेप्ट ही नहीं होता वो आपको, ठीक है, इन द केस ऑफ फास्ट ट्रैक मेथड। तो रेफरेंस डेट का मतलब क्या है, उस रेफरेंस डेट से कम पिछले 3 साल से कंपनी इक्विटी शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होनी चाहिए ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, that issuer has redress at least 95% of the complaints received from the investors। इन्वेस्टर्स जितनी भी कंप्लेंट्स आए उसे कम से कम 95% कंप्लेंट्स को आपने रिड्रेस कर दिया, सॉल्व कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अच्छा, कब तक की? टिल द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रेफरेंस डेट। इसका रेफरेंस डेट जिस मंथ में फॉल कर रही है उस मंथ से पहले जो क्वार्टर क्लोज हो रहा है उस क्वार्टर तक जितनी भी कंप्लेंट्स इन्वेस्टर्स आई है उसमें कम से कम 95% कंप्लेंट आप लोग इश्यूअर ने सॉल्व कर दिए, रिड्रेस कर दिए, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। इट मीन जैसे मान लिया अगर रेफरेंस डेट अक्टूबर 2021 मंथ में फॉल करती है, चाहे 1 अक्टूबर को फॉल करे चाहे 31 अक्टूबर, उससे पहले वाला क्वार्टर कब क्लोज हो रहा है? जुलाई टू सितंबर 2021। अच्छा, नवंबर में भी अगर मान लिया रेफरेंस डेट फॉल करती है या दिसंबर में, तब भी आपको प्रीवियस क्वार्टर कौन सा होगा? कोई देखा जाए, चाहे वो अक्टूबर का महीना हो रेफरेंस डेट का, चाहे नवंबर का महीना हो, चाहे दिसंबर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अगर दिसंबर में भी रेफरेंस डेट फॉल करती है या नवंबर में फॉल करती है तो उससे पहले क्वार्टर कौन सा क्लोज रहा है? जुलाई टू सितंबर। भाई आपको अगस्त टू अक्टूबर कोई क्वार्टर नहीं होता। अब क्वार्टर कैसे होते हैं? जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। इट मींस वेदर द रेफरेंस डेट इज फॉलिंग इन द मंथ अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, जो उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर जो होगा वो क्या होगा? जुलाई टू सितंबर। इट मींस आपको जो भी आपको रेफरेंस डेट का मंथ है, मतलब जिस मंथ में रेफरेंस डेट फॉल कर रही है, रेफरेंस डेट का मतलब वही लेना है। तो उसके पहले जो क्वार्टर क्लोज हुआ है उस क्वार्टर के एंड तक जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं इन्वेस्टर से, उसकी कम से कम 95% कंप्लेंट कंपनी ने जरूर रिड्रेस कर दी है, सॉल्व कर दी इश्यूअर ने, तभी आपको आप प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के रिक्वायरमेंट से आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आप पे अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड, मतलब इन्वेस्टर फ्रेंडली होनी चाहिए, इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स का आप ध्यान रख रहे हैं। थर्ड कंडीशन, the issuer has been in compliance with the provisions of SEBI LODR regulation, SEBI Listing Obligation Disclosure Requirement Regulation 2015 for a minimum period of 3 years immediately preceding the reference date। सब में 3 साल कंसेप्ट, सब में वही preceding the reference date, ठीक है, रेफरेंस डेट से लिंक कर रहे हैं। तो बोला जो रेफरेंस डेट है उसे कम से कम पिछले 3 साल से ईश्वर सेबी LODR के प्रोविजन प्रॉपर्ली कंप्लाई करा, उसके कंप्लायंस करने में कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए, नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर उस केस में आपको मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इट मींस इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूअर व्हिच इज कमिंग आउट विद एन एफयू, then that issuer is exempted from the requirement of minimum promoter contribution। कौन सी 3 कंडीशन? उसके इक्विटी शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years immediately preceding the reference date। The issuer redress at least 95% of the complaint received from the investor till the end of the quarter, which quarter? Immediately preceding the month of the reference date। And the last is the issuer must be in compliance of the provisions of SEBI LODR Regulation 2015, Listing Obligation Disclosure Requirement Regulation 2015 for a period of at least 3 years, for a period of minimum 3 years preceding the reference date, immediately preceding the reference date का मतलब सब जगह वही लेना पूरे टॉपिक में। तो इसका मतलब पहले जो था कि सब कम 3 आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं 3 साल से और 3 साल से डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो वो हटके उसकी जगह आपको ये आ गया, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूअर कमिंग आउट एफयू, देन इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो एक तो ये आपका ये केस आपका हो गया। और इस सेबी आईसीडी रेगुलेशन 2018 में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है, आपको और कोई अमेंडमेंट नहीं है फॉर दिसंबर टू, मतलब 6 महीने का जो पीरियड मैंने बताया था 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021,
इस पीरियड में यही अमेंडमेंट आई है इन द ICDR रेगुलेशन एंड विच एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। अच्छा, छोटी और भी कई सारे अमेंडमेंट्स, लेकिन वो हमारे से रिलेटेड नहीं है। कई बच्चे होते सामने सुना और भी, लेकिन वो हमारे से रिलेटेड नहीं है। आप ICDR रेगुलेशन पढ़ते थे, ICDR रेगुलेशन का हर चीज आपके सिलेबस का पार्ट थोड़ी है, उसके शेड्यूल्स हैं, ये है वो है, फॉर्मेट है, दुनिया भर की चीजें हैं, वो आपको वो सब थोड़ी पढ़ते हैं। तो उनमें भी कुछ चेंजेस आए तो वो आप उसका इम्पैक्ट आपके बुक पे या आपके लेक्चर पे नहीं आ रहा, तो वो चीज मैं कवर नहीं करता। मैं सिर्फ वो चीज कवर दूँ आपके बुक पे, जो बुक मैंने प्रोवाइड की है, जो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड, उसमें जहाँ इम्पैक्ट है वो मैं डिस्कस करता हूँ, या कोई चीज नया ऐड हो गया, ठीक है, एंड जो आपसे रिलेटेड है, रेलेवेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू द amendments in the SEBI LODR regulation, listing obligation disclosure listing obligation disclosure requirement regulation 2015, जो कि लिस्टिंग एग्रीमेंट के नाम से भी चैप्टर आपका, इसमें भी छोटे छोटे कई सारे चेंजेस, छोटे छोटे, कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। तो सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 LODR रेगुलेशन, लिस्टिंग एग्रीमेंट जिसके नाम चैप्टर भी है, एंड मतलब एंड इसमें इस टॉपिक में क्या क्या चेंजेस। नंबर 1, स्टार्टिंग में जब ये लॉ स्टार्ट होता है, जहां पे लीगल प्रोविजन, वहां पे स्टार्टिंग में एक रेगुलेशन 3 डिस्कस किया हुआ है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन, ये रेगुलेशन आपको किस किस केस में अप्लाई होते आते हैं कि साहब कोई लिस्टेड एंटिटी है जिसने अपनी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी को लिस्ट करा है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो उस लिस्टेड एंटिटी के ऊपर से भी LODR रेगुलेशन लगेगा। तो मैंने रेगुलेशन 3 को दोबारा से आपको लिख के दिया अमेंडमेंट के नोट्स में, उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं, जैसे चेंजेस मोरलेस सेम ही है, उन चेंजेस क्या बताया तो मैंने, लेकिन पूरा पैराग्राफ डाल दिया है एडिटी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। एंड देखिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ। रेगुलेशन 3 ऑफ SEBI LODR रेगुलेशन 2015 प्रोवाइड्स दैट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड These regulations shall apply to a listed entity। पहले टू द लिस्टेड एंटिटी था, टू अ हो गया, द की जगह अ हो गया, कुछ माइनर से करेक्शंस भी हैं। विच हैज पहले था हु हैज, हु की जगह विच, वैसे विच इज अ बेटर वर्ड, हु नॉर्मली इंडिविजुअल के लिए होता है। विच हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पहला स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड और SME एक्सचेंज, और पहले था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पहले ये था, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंसेप्ट खत्म हो गया, उसकी जगह, इसलिए यहां पे उसका इंपैक्ट आ गया, ये खत्म हो, इसकी जगह हो गया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, उसकी जगह हो गया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो वही अकॉर्डिंगली यहां पे चेंज आ गया पॉइंट ए में। पॉइंट बी में पहले था नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, जो कई सारे था, अब खाली नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, उसमें सब आ जाएगा। तीसरा सेम है इंडियन डिपॉजिट सीट, चौथा भी सेम है सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, पांचवा सिक्योरिटी रिसीट्स, ये नया ऐड हो गया सिक्योरिटी रिसीट्स, ये भी अगर आपने लिस्टेड कराई है तो अभी आप ये लॉ आप लगेगा, SEBI LODR रेगुलेशन। बाकी यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड सेम है, एनी अदर सिक्योरिटी में स्पेसिफाइड वैसे भी सेम है। मतलब छोटा मोटा एक तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह इसमें इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म हो गया, और एक ये बीच में सिक्योरिटी रिसीट ऐड होगी, ये भी अगर आपने लिस्टिंग कराई है तो आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। अच्छा, इसके बाद एक पैराग्राफ मैंने और ऐड कर दिया है, पहले ये एक ही पैराग्राफ था, एक पैराग्राफ मैंने और ऐड कर दिया। हो क्या, देखिए इसमें लिखा मैंने फर्स्ट पैरा शैल बी सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉलोइंग 2 पैरास। तो फर्स्ट पैरा की जगह फर्स्ट पैरा आ गया, उसमें छोटे मोटे चेंजेस मैंने आपको बता दिए। इसके लिए एक पैरा और ऐड है, उसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, SEBI LODR रेगुलेशंस के अंदर कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस है, कुछ कुछ जो ये बोलते हैं कि सर अगर आपकी कंपनी की मार्केट, या आप टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आप पे ये वाला प्रोविजन लगेगा, सब सारी लिस्टेड एंटिटी में लगेगा। तो मान लिया एक कंपनी, एक लिस्टेड एंटिटी टॉप 1000 में जो भी मतलब क्राइटेरिया उसमें फॉल करती है, तो वो पर्टिकुलर प्रोविजन पे लगना शुरू हो गया। हो सकता है कि अगली साल वो टॉप 1000, क्योंकि वो हम जब निकालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्लोजिंग डेट के हिसाब से वो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में आ रही है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन मान लीजिए अगले साल नहीं आ रही। लेकिन एक बार अगर आप पे वो लॉ लग गया, वो प्रोविजन लग गया, बाद में भले आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप टॉप 1000 में नहीं आ रहे, मतलब उस क्राइटेरिया फिट नहीं है, फिर भी आप पे वो लॉ लगता रहेगा। मतलब अब उस प्रोविजन से आप ये नहीं कि साल एक साल लगा, तो पहले नॉर्मली हम भी ये पढ़ाते थे कि हर फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक करना पड़ेगा। जैसे अभी अमेंडमेंट में एक पॉइंट आएगा बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट BRR रेगुलेशन 34, तो उसमें था कि साहब जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, हर साल चेक कीजिए
कि पिछले साल जो क्लोज हुआ, जैसे मान ली 21-22 में आपको BRR के प्रोविजन कंप्लाई करने तो इसके लिए 20-21 आपको 21-22 में वो करना है कि नहीं करना। तो 20-21 में आप देखिए कि सब 20-21 में आपका 31 मार्च 2021 को आपकी टॉप 1000 में आते हैं कि नहीं आते। अगर आते हैं तो 21-22 में कंप्लाई करना है। फिर 31 मार्च 2022 को देखिए, अगर नहीं आते तो 22-23 में नहीं कंप्लाई कर। पहले हम भी ऐसे पढ़ाते, लेकिन अब इन्होंने ये चीज ऐड कर दिया अमेंडमेंट से कि सब एक बार आप अगर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप फॉल करते हैं और आप पे एक पर्टिकुलर प्रोविजन अप्लाई होता है, उसके बाद आप भले उस ब्रैकेट में फॉल नहीं भी करते तो एक बार प्रोविजन तो आप यू विल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय दैट प्रोविजन। एंड ये नहीं कि बाद में आप उसमें नहीं फॉल करते। तो ये मतलब एक बार आप कवर हो गए तो उसके बाद हर साल चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली एक बार कवर हो गए, आपको लॉ फॉलो करना शुरू कर दिया और प्रोविजन आगे हमेशा फॉलो करना। देखिए ये सेकेंड पैराग्राफ क्या ऐड हुआ जो मैंने एक्सप्लेन किया। रेगुलेशन 3 में it may be noted that those provisions of these regulation, that is SEBI LODR regulation 215, which become applicable to listed entities on the basis of market capitalization criteria, मतलब वो प्रोविजन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई होते हैं, shall continue to apply to such entity even if they fall below such threshold, मतलब लिमिट्स के अगर बिलो भी आते हैं, उन टॉप 1000 में नहीं आते हैं, उसके बाद भी आपको देखिए कंटिन्यू टू अप्लाई। इस तरह आप हर साल चेक करनी होती है। एक बार आप कवर हो गए, एक बार आपको प्रोविजन फॉलो करना पड़ गया, उसके बाद आपको हर साल चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको हर साल फिर उसको कंप्लाई करना है, चाहे उसमें आप फॉलो करें या नहीं, क्योंकि आप बाहर भी आ जाएंगे तब भी आपको फॉलो करना है। एंड आप उससे आपको यू टू, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, अभी उन्होंने ये अमेंडमेंट कर दिया। उसका इंपैक्ट मैंने बता दिया क्या है। दूसरा चेंज इस लॉ के अंदर SEBI LODR रेगुलेशन के अंदर देखिए, सेकेंड चेंज दैट इज द फाइनेंशियल रिजल्ट्स रेगुलेशन 33 आप जो पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि साहब क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं हर क्वार्टर के बाद एंड ऑल दैट, ठीक है। उसमें एक पॉइंट आपको आता है कि साहब जिस बोर्ड मीटिंग में अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एंड अप्रूव, तो उस बोर्ड मीटिंग की डेट भी आपको अखबारों में एडवर्टाइज करने के साथ इस डेट को हमारी बोर्ड मीटिंग होने जा रही है फॉर दोस्तों एंड पर्पस। 2 अखबारों में, इंग्लिश के और वर्नाकुलर लैंग्वेज अखबार में उसको एडवर्टाइज करना है। अब इस रिक्वायरमेंट को, एडवर्टाइज करने वाली रिक्वायरमेंट को ओमिट कर दिया, हटा दिया है, ठीक है, हटा दिया है। अच्छा ध्यान रखना, 2 बातें हैं। एक तो था कि जिस बोर्ड मीटिंग में उस फाइनेंशियल रिजल्ट्स को और क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स को आप डिस्कस अप्रूव करने जा रहे हैं, उस बोर्ड मीटिंग की डेट को एडवर्टाइज करना, और एक होता है जो फाइनेंशियल आपने अप्रूव कर दी उसको एडवर्टाइज करना। 2 बातें फर्क है। तो जो फाइनेंशियली जो अप्रूव हो जाएंगे उसको तो एडवर्टाइज करना, वो तो पहले भी था अभी भी है। खाली क्या चीज ओमिट कर दिया, क्या चीज डिलीट कर दिया है कि जो बोर्ड मीटिंग की डेट हम नोटिफाई करते थे, अखबारों में एडवर्टाइज करते, इस बोर्ड डेट को बोर्ड मीटिंग होने जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग एंड अप्रूविंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर सो एंड सो क्वार्टर, वो अब एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। तो वो आपके इस टॉपिक में, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के टॉपिक में, थर्ड पैराग्राफ में एक सेकंड सेंटेंस दे रखा है, तो मैंने लिख दिया है इन द थर्ड पैराग्राफ फॉलोइंग सेकंड सेंटेंस शैल बी ओमिटेड। वो मतलब सेंटेंस भी मैंने लिख दिया है जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे। क्या फॉर द एडवर्टीजमेंट वन इन इंग्लिश अनदर इन वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर शैल बी पब्लिश रिगार्डिंग द डेट ऑफ अफोरसेड बोर्ड मीटिंग। मतलब ऊपर चर्चा की गई साहब वो बोर्ड मीटिंग जिसमें फाइनेंशियली डिस्कस, तो इसको आप एडवर्टाइज करने की होती है, मतलब उस बोर्ड मीटिंग की डेट को एडवर्टाइज करने की होती है। लेकिन जो फाइनेंशियली अप्रूव होंगे उस फाइनेंशियल रिजल्ट को पहले भी एडवर्टाइज करते थे, अभी भी करेंगे, लेकिन पहले 2 एडवर्टीजमेंट जाती थी। पहले बोर्ड मीटिंग की डेट, बोर्ड मीटिंग होने से पहले, और एक बोर्ड मीटिंग होने के बाद बोर्ड मीटिंग में क्या फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव हुआ, फाइनेंशियल रिजल्ट भी एडवर्टाइज। तो बाद वाला तो सेम एज इट इज है, लेकिन पहले बोर्ड मीटिंग से पहले जो बोर्ड मीटिंग की डेट को हम एडवर्टाइज करते थे द न्यूज़पेपर, स्टॉक एक्सचेंज को तो इन्फॉर्म करना ही है, वो तो रिक्वायरमेंट पहले भी थे आज भी है कि बोर्ड मीटिंग की डेट स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। लेकिन अखबारों में बोर्ड मीटिंग की डेट को एडवर्टाइज करना, दैट रिक्वायरमेंट हैज बीन डन अवे विथ, उसको ओमिट कर दिया गया। तो उसका इंपैक्ट आपका रेगुलेशन 33 में आ गया। नेक्स्ट दैट इज द बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। BRR रेगुलेशन 34। इसमें आप पढ़ते हैं रेगुलेशन 34 में कि जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं उनको एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। वो जो प्रोविजन लिखा हुआ है एज इट इज में कुछ नहीं चेंज है। इसमें लास्ट में एक पैराग्राफ, जहां टॉपिक खत्म हो रहा है उसमें लास्ट में एक पैराग्राफ और ऐड कर दिया हमने
वो अमेंडमेंट्स आया क्या कि सर जो BRR बनाने की जो रिक्वायरमेंट है रेगुलेशन 34 में, वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 तक चलेगी बस। इसके बाद फ्रॉम यहाँ तक चलेगी, 2022-23 से ये रिक्वायरमेंट हट जाएगी। इसकी जगह जो टॉप कंपनी वही है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटल सब कुछ सेम है। 22-23 से उनको BRR नहीं बनाना, उसकी जगह बनाना है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये भी सेबी प्रिस्क्राइब करेगा। इट मीन्स जो आपके ऑलरेडी रेगुलेशन 34 में लिखा हुआ एडिटी रहेगा, उसी में लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड हो गया कि साहब जो ये रिक्वायरमेंट है BRR बनाने की बाय टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी ऑल दैट, वो 21-22 के बाद नहीं होगा, 21-22 से चलेगा। 22-23 से उसकी जगह वही टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी क्या बनाएंगे, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। नाम चेंज हो गया, उसका फॉर्मेट क्या होगा वो सेबी प्रिस्क्राइब करेगा। एंड ये इसका तक कंसेप्ट चेंज हो गया। 21-22 तक तो जो चल रहा वही चलेगा, 22-23 से नया कंसेप्ट। लेकिन कौन सी कंपनी के लिए वो कंसेप्ट सेम, वही टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो लास्ट में जो पैराग्राफ इस टॉपिक में ऐड हुआ, मैं एक बार रीड आउट कर, मैं समझा दिया है, मैं एक बार रीड आउट करता हूँ। इट में फर्दर बी नोटेड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग अ बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट shall be discontinued after the financial year 21-22, 2021-22 उसका डिसकंटिन्यू हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल 22-23, 22-23 से क्या होगा, द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है वही, ठीक है सर, सबमिट अ बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। कौन से फॉर्मेट, जो सेबी प्रिस्क्राइब करेगा, उसमें आप बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे। एंड इसका जो कंपनीज पे ये लग रहा था वही कंपनीज हैं, खाली फर्क क्या है, पहले ये रिपोर्ट बनती थी, अब रिपोर्ट डिफरेंट होगी, उसका फॉर्मेट सेबी प्रिस्क्राइब करा फ्रॉम 20 फाइनेंशियल 2022-2023। नेक्स्ट जो चेंज है इस लॉ में सेबी LODR रेगुलेशन में, देखिए एक क्या है, एक आप टॉपिक पढ़ते सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट रेगुलेशन 40 है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटी, उसमें पढ़ते हैं ना कि जब भी कंपनी के पास कोई रिक्वेस्ट आती है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, स्प्लिटिंग, ठीक है, एक्सचेंज, तो कंपनी के पास जब भी रिक्वेस्ट आई, कंपनी उसके रिक्वेस्ट आने से 1 महीने के अंदर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वापस भेज देना है शेयर सर्टिफिकेट। और ये बात कंपनी ने ऐसा किया है, उसकी हाफ ईयरली बेसिस पर ऑडिट होगी, साल में 2 बार, विद इन 1 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ ईच हाफ ईयर। ये पढ़ते थे आप, ठीक है। अब इसके अंदर चेंज क्या आ गया है इस रेगुलेशन 40 के अंदर, एक तो होता है जब भी कंपनी का रिक्वेस्ट आती थी तो कंपनी रिक्वेस्ट जिसे रिसीव हुई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, उससे 1 महीने के अंदर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट डिस्पैच करना है। अब चेंज यह है कि सब 1 मंथ की जगह 30 डेज हो गया। सिमिलर है बट फिर भी फर्क है टेक्निकली, इसकी जगह 30 डेज हो गया। और जो मेन चीज है, जो छोटा सा चेंज है, जो मेन चीज है, पहले साल में 2 बार ऑडिट होती थी, इस बात की कि कंपनी ऐसा कर रही है, और वो ऑडिट कंपनी प्रैक्टिसिंग सीए से कराती थी साल में, विद इन 1 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब ये ऑडिट साल में एक ही बार होगी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब नाउ दिस ऑडिट विल टेक्स ओनली वंस, जब भी फाइनेंशियल खत्म होगा उसके 30 दिन के अंदर ये ऑडिट करानी है बाय प्रैक्टिसिंग सीएस की। कंपनी ने ऐसा किया है कि जब भी कंपनी के पास कोई रिक्वेस्ट आई फॉर रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर शेयर, सब डिवीजन, क्या कंपनी ने उस प्रोसेस को, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके क्या सिक्योरिटी वापस भेजा विद इन 30 डेज और नॉट, इसकी ऑडिट होगी। एंड ये किससे कंपनी ऑडिट करेगी, प्रैक्टिसिंग सीएस से। एंड ऑडिट कराने के उसका सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजेगी। मतलब सब कुछ सेम है, खाली फर्क क्या आ गया, पहले विद इन 1 मंथ जो था, या वो कंपनी को रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके और सिक्योरिटी से वापस भेजने, उसकी जगह 30 डेज हो गया। ऑलमोस्ट सेम है बट फर्क है टेक्निकली। और मेन चेंज ये है, पहले साल में 2 बार ऑडिट होती थी फ्रॉम विद इन 1 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द हाफ ईयर, जिसका तब अप्रैल टू सितंबर पीरियड की ऑडिट अलग होती थी अक्टूबर के महीने में, फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक की ऑडिट अलग होती थी अप्रैल के महीने में। अब ऐसा नहीं है, पूरे फाइनेंशियल एक बार ऑडिट होगी, कितने दिन में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने पूरा का पूरा टॉपिक लिख दिया है आपके नोट्स, अमेंडमेंट के नोट्स में, लेकिन उसके अंदर चेंज सिर्फ यही है,
एंड बाकी सारा सब कुछ सेम है। तो मैंने चेंज वाला जो पोर्शन उसको मैंने बोल्ड भी कर दिया, जिससे आपको पता लगे ये चेंज है, बाकी इंटायर टॉपिक इज सेम। देखिए इंटायर टॉपिक इज सेम। इसके बाद अब साल में पहले 2 बार ही ऑडिट होती थी बाय प्रैक्टिसिंग सीएस, 2 बार इसको चेक कर, लेकिन अब साल में एक ही होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21 खत्म हुआ, 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ, उसके 30 दिन के अंदर, मतलब 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक। ऐसे फाइनेंशियल 21-22 खत्म होगा तो 31 मार्च 2022 से 30 दिन के अंदर, मतलब 30 अप्रैल 2022 तक आपको बस साल में एक ही बार ऑडिट होगी कि सब कंपनी ने ऐसा किया है कि नहीं किया। इसी को चेक कराना है बाय प्रैक्टिसिंग सीएस। चेक करने का तो अपना एक सर्टिफिकेट देगा एंड उसकी कॉपी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड करेगी। तो सब कुछ सेम है। द ओनली थिंग इज दैट एक तो 1 मंथ की जगह 30 डेज हो गया है, और दूसरा साल में जो 2 बार ऑडिट है उसकी जगह एक ही बार होगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो दीज आर द वेरियस चेंजेस इन दिस लॉ, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में और कोई चेंजेस नहीं है, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द चेंजेस इन द नेक्स्ट टॉपिक। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैसे ये भी एलओडीआर का ही पार्ट है वैसे तो, लेकिन मैंने हर जगह ये अलग चैप्टर बना रखा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अल्टीमेटली ये भी देखा जाए एलओडीआर का पार्ट ही है। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके एक नया सेपरेट चैप्टर आपको सब जगह एसएलसीए में भी है, सीएमएसएल में भी है, ठीक है। आपको सब जगह आपको सेपरेट चैप्टर देखिए। तो इस चैप्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर के अंदर क्या क्या चेंज है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। पहला चेंज देखिए, एक टॉपिक आप पढ़ते हैं सेपरेट मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनकी एक साल में कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए, और जिसमें खाली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही रहेंगे, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऊपर अटेंड नहीं करेंगे, और सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोशिश करनी चाहिए कि मीटिंग जरूर अटेंड करें, पढ़ते हैं ना। तो दैट वो जो आपका टॉपिक है उसमें कोई चेंज नहीं है, मैंने पूरा टॉपिक लिख दिया है, लेकिन खाली क्या है उस पहले ये था द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ ईयर। तो इन अ ईयर जो वर्ड था, अब ईयर का मतलब क्या, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, समझ नहीं था, इन लोगों ने एक आगे वर्ड लिख दिया फाइनेंशियल। तो बाकी पूरा प्रोविजन सेम है, खाली आपको ये वर्ड एक्स्ट्रा जुड़े। अब क्लैरिटी आ गई, साहब फाइनेंशियल की बात करें, साल कम से कम फाइनेंशियल ईयर में एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अलग से एक सेपरेट मीटिंग होनी चाहिए। पहले लिखा था इन अ ईयर, तो दैट वाज नॉट क्लियर वेदर दैट ईयर इज ए कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। एंड टू प्रोवाइड क्लैरिटी इस अमेंडमेंट करके इसमें एक वर्ड फाइनेंस, तो पूरा प्रोविजन सेम है, खाली ईयर वर्ड से पहले फाइनेंशियल वर्ड डाल दिया है। एंड मैंने पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, लेकिन अदरवाइज चेंज सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल वर्ड को डाल दिया अलॉन्ग विद द वर्ड ईयर। इट मीन्स नाउ हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, सेपरेट मीटिंग, जिसमें सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे, इसके अलावा और कोई अटेंड नहीं करेगा। सेकेंड चेंज इन दिस टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, वो उसके सारे प्रोविजन चेंज हो गए, तो उसको मैंने पूरा नया रिप्रोड्यूस, तो पुराना पूरा छोड़ दीजिएगा एंड उसकी जगह नया पूरा पढ़ना है। पूरे रिस्क मैनेजमेंट कमिटी से रिलेटेड पूरे नोट्स आपको नए में दे रहा हूँ अमेंडमेंट में, एंड मैं अभी समझा भी देता हूँ क्या उसमें नए प्रोविजन है। तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी से रिलेटेड जितनी प्रोविजन आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर में पढ़ते हैं वो पूरा हटा दीजिएगा, उसकी जगह नया पूरा, एंड मैं लिख भी द एंटायर टॉपिक शैल बी रिप्लेस बाय द फॉलोइंग। पूरा का पूरा टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। देखिए सबसे पहली बात, ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूट करनी है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, कौन सी लिस्टेड एंटिटी विच आर एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले फाइनेंशियल का जो लास्ट डे उसके हिसाब से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी जो भी उसमें फॉल करती हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे शैल कॉन्स्टिट्यूट दिस कमिटी कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। उनको इसका जो टॉप 1000 में नहीं आती उनको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करना, लेकिन जो टॉप 1000, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि साहब एक बार आपने कॉन्स्टिट्यूट कर ली, बाद में आप अगले साल टॉप 1000 में नहीं भी आए तब भी आपकी कमिटी चलेगी। ये नहीं कि साहब क्योंकि पता ना एक बार एक प्रोविजन लग गया अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई, अगर उसके बाद भी आपको देखिए लिखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी डिटरमाइन ऑन द लिस्ट टॉप 1000 कैसे डिटरमाइन ऑन बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल के जो लास्ट डेट है
ऑन द एज एट द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर शैल कॉन्स्टिट्यूट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। मतलब इसका तो पूरा ये टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का सिर्फ उन कंपनीज को फॉलो करना है जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में आती हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। वहाँ एक बार आ गई तो आपको बनाना है कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करेगी और उसका कंटिन्यूसली प्रोविजन फॉलो करना है। अच्छा, इस कमेटी की स्पेशलिटी है, नॉर्मली कोई भी कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स होती है तो उन कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ डायरेक्टर्स ही आपको उसका पार्ट होते हैं, ठीक है, सर्टेन डायरेक्टर, बट डायरेक्टर से अलावा और लोग उस नाम है कमेटी ऑफ डायरेक्टर। इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ डायरेक्टर नहीं बोल रहे, इसमें डायरेक्टर्स के अलावा अदर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें यूनिक बात क्या है, इस कमेटी के अंदर डायरेक्टर्स तो होंगे, डायरेक्टर्स के अलावा कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी इस कमेटी का पार्ट बना सकते हैं। जो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, मे बी हु दे आर नॉट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बट हु आर वर्किंग एट अ सीनियर लेवल इन द कंपनी, दे कैन ऑल्सो बी मेड द पार्ट ऑफ दिस कमिटी। तो डायरेक्टर्स प्लस सीनियर एग्जीक्यूटिव दोनों ही इसका पार्ट होते हैं, खाली ऐसा नहीं खाली डायरेक्टर्स कमेटी का पार्ट हो, ऐसा नहीं है। अब ये तो ये बात होगी। अब इसकी कंपोजिशन देखिए, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कंपोजिशन, मिनिमम 3 मेंबर्स, कम से कम 3 बंदे होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा, जिसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होंगे। अभी मैंने बताया डायरेक्टर्स के अलावा और भी लोग हो सकते हैं। इसका अगर 3 बंदों की कमेटी बनाए तो 3 का मेजोरिटी मींस मोर देन 50%, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। 4 बनाए तो 4 की मेजोरिटी 2 नहीं होगी, 2 50% है, 50% ज्यादा, तो 4 में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। 5 बनाया तो 5 की मेजोरिटी भी 3 ही है, 5 की मेजोरिटी भी 3 है, मोर देन 50%, ठीक है। इसका 5 में से भी 3, अगर 5 की कमेटी बनाई तो 5 में से कम 3 डायरेक्टर होते हैं, मतलब मेजोरिटी मेंबर्स उसमें डायरेक्टर होने चाहिए एक। इसमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें एक एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन एक बार और, अगर उस लिस्टेड एंटिटी के एसआर इक्विटी शेयर है, आपने पढ़ा ना स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स, तो उस केस में जो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट चेंज होगी, हो जाएगी मिनिमम 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द कमिटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इट मीन कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, जिसमें मेजोरिटी ऑफ देम शुड बी डायरेक्टर्स, उसमें कम से कम एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके एसआर इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है, स्पेशलाइज्ड इक्विटी शेयर, तो उसमें एक की बजाय टोटल जितने डायरेक्टर्स आप, जो टोटल जितने मेंबर्स उस कमेटी में हैं, टोटल मेंबर्स उस कमेटी के अंदर जितने भी हैं, उसका कम से कम 2/3 आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। जैसे हमारे 3 मेंबर ही हैं तो 3 का 2/3 2, तो 2 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। 4 अगर टोटल मेंबर हैं तो इस कमेटी के अंदर 4 का 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इसका रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो एक थी कम से कम, वो चेंज हो जाएगी अगर आपके एसआर इक्विटी शेयर, अगर आपके एसआर इक्विटी शेयर है। अच्छा, इस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन हमेशा कोई डायरेक्टर ही होगा, मैंने बोला और सीनियर एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो सकते हैं, बट वो चेयरमैन नहीं बन सकते, ठीक है। चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी विल ओनली बी समवन हु इज अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हु इज अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड आपको नॉन डायरेक्टर कैन नॉट बी द चेयरमैन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। अब रिगार्डिंग द मीटिंग्स ऑफ दिस कमिटी, ये कंपोजिशन हो गया। मिनिमम 2 मीटिंग्स इन ईयर, साल में कम से कम 2 मीटिंग, और यह भी इंश्योर करना है कि 2 लगातार जो मीटिंग होगी, गैप कैन बी मैक्सिमम 180 डेज। मतलब एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई, मान लिया मीटिंग नंबर 1 M1, मीटिंग 2, तो ये गैप 180 दिन से ज्यादा, जो मैक्सिमम 180 डेज। फिर मीटिंग 3, ये गैप 180 डेज से मतलब 180 डेज या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 180 डेज होता है। मीटिंग 4 मैक्सिमम 180 डेज, मतलब इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। और साल में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए, साल में कम, एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम इनकी 2 मीटिंग होनी चाहिए। और साथ में ये ध्यान रखना है कि 2 जो कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव मीटिंग है उसके बीच में गैप 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ना इनकी मीटिंग का कोरम क्या होगा, कोरम की क्या रिक्वायरमेंट देखिए। रिगार्डिंग द कोरम इट सेज दैट द कोरम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी, the quorum of the risk management committee shall be 1/3 of the members in the committee or 2 members whichever higher। 1/3 कैलकुलेट मान लीजिए 3 टोटल आपके मेंबर हैं, 3 का 1/3 1 हुआ, 1 और 2 विच हायर, तो हायर कौन सा होगा 2। 4 है, 4 का 1/3, अच्छा फ्रैक्शन 1/3 की कैलकुलेशन कोई भी फ्रैक्शन है ऑलवेज ऑन द हायर साइड,
ठीक है, जैसे कंपनी लॉ में आप बोर्ड मीटिंग का कोरम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही। तो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जितने भी आपको, और एनी फ्रैक्शन ऑफ द हायर साइड और 2 विच हायर। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कम से कम एक डायरेक्टर जरूर प्रेजेंट हो। अच्छा ऐसा होगा पहले ये नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लेकिन जो भी प्रेजेंट है सब नॉन डायरेक्टर हैं, जो भी प्रेजेंट है सब नॉन, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम एक डायरेक्टर जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी साथ में कंडीशन है। इसमें 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ कमिटी और 2 मेंबर्स विच एवर इज हायर, एंड 1/3 में कोई फ्रैक्शन आएगा ऑलवेज ऑन द हायर साइड। और साइमल्टेनियसली ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम एक डायरेक्टर मीटिंग में जरूर हो, मतलब ऐसा ना हो कि साहब एक भी डायरेक्टर नहीं, खाली नॉन डायरेक्ट, पता ना इस कमिटी के अंदर डायरेक्टर के अलावा नॉन डायरेक्टर कैन ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कमिटी। तो आपको एक कम से कम एक डायरेक्टर भी होना चाहिए, तब जाके कोरम कॉन्स्टिट्यूट माना जाएगा। अच्छा इस कमिटी की जो है द बोर्ड, इसका रोल क्या होगा, देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ऑब्वियसली जब इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूटिव बोर्ड कर रहा है तो इसकी रोल क्या होगा इस कमिटी का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, who will define that board of director, and the board of director may delegate monitoring and reviewing of the risk management plan to this committee। मतलब कंपनी की जो आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कंपनी के बिजनेस को जो भी रिस्क है उसमें कैसे मैनेज करना है, उससे रिलेटेड जो भी प्लान है उस प्लान की मॉनिटरिंग, उसकी रिव्यूइंग, इस चीज का काम भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये काम बोर्ड का है, इट में डेलीगेट टू होम, टू द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। और साथ में और भी फंक्शन को डेलीगेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द फंक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आज के दिन आप जानते हैं आईटी से रिलेटेड ऑल दैट, ये सारे फंक्शन मतलब बेसिकली ये सब फंक्शन भी ये डेलीगेट कर सकते हैं, बोर्ड का काम है, बोर्ड में डेलीगेट टू द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शन डेलीगेट बोर्ड करना चाहता है, एज द बोर्ड में थिंक फिट इट कैन बी डेलीगेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। तो ये पूरे नए प्रोविजन है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पहले वाले पूरे प्रोविजन आप डिलीट कर दीजिएगा, उसकी जगह पूरे, इसमें काफी सारे चेंजेस थे तो मैंने बीच में चेंजेस करने के बजाय पूरे एक फ्रेश तरीके से आपको बता दिया क्या है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक के अंदर नेक्स्ट चेंज क्या देखिए, आपको एक टॉपिक आपका क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट। छोटा सा टॉपिक क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट, उसमें दे रखा है ना the company shall submit a quarterly compliance report in the prescribed format to the stock exchange। पहले था within 15 days from the close of, पहले था within 15 days from the close of each quarter। तो यहां चेंज क्या किया है, चेंज किया गया 15 डेज की जगह 21 डेज हो गया। एंड फ्रॉम द क्लोज ऑफ, पहले क्लोज वर्ड था फ्रॉम द क्लोज ऑफ ईच क्वार्टर, क्लोज की एंड हो गया, वो तो ऑलमोस्ट सेम मतलब है। तो लैंग्वेज ये होगी, पहले था विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ ईच क्वार्टर, अब हो गया विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड, ये नया हो गया। तो ये तो क्लोज की जगह लैंग्वेज का चेंज किया, क्लोज ठीक है, क्वार्टर के क्लोज होने से 15 दिन के अंदर, अब क्वार्टर के एंड होने से 21। मेन चीज याद रखना है 15 दिन की जगह 21 दिन हो गया। ऐसा जो क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जो कंपनी इंटरनल रिपोर्ट बना के स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करती थी, विद इन 15 डेज पहले फाइल करती थी फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, अब विद इन 21 डेज फाइल करें फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। एंड ऑफ क्लोज ऑलमोस्ट सेम मीनिंग इज सेम, उन्होंने लैंग्वेज को थोड़ा बेटर कर दिया, लेकिन ध्यान रखना 15 डेज की जगह क्या हो गया 21 डेज। ये मैंने पूरा रिप्रोड्यूस कर दिया, बस चेंज यही है, 15 डेज की जगह 21 डेज हो गया और क्लोज वर्ड की जगह एंड वर्ड हो गया। नेक्स्ट जो चेंज है इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक, एक टॉपिक आपका होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, उसमें जो पैरा नंबर 5 है, मतलब उसमें कई सारे पैराज हैं, तो पैरा 5 जो है होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का, उसको मैं वो पढ़ रहा हूं और मैं बताऊं वहां क्या चेंज हुआ। पैरा नंबर 5, a listed entity shall not dispose of shares in its material subsidiary resulting in reduction of its holding either bracket में either on its own or together with other subsidiaries to less than 50%। पहले to less than 50% लिखा हुआ था, अब उसकी जगह ये हो गया है to less than, ये तो एज इट इज है, और बीच में और इक्वल टू 50%। इसका मतलब सिर्फ चेंज ये हुआ है, ये 3 वर्ड्स नए ऐड हो गए, और इक्वल टू, और बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। इसका मतलब क्या हुआ,
कि पहले एक लिस्टेड एंटिटी को ये ध्यान रखना पड़ता था कि उसकी जो मटेरियल सब्सिडरी है उसके अंदर आप शेयर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसके अंदर डिस्पोज ऑफ करके आप 50% से कम नहीं ला सकते। अगर करना है तो उसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, बाय पासिंग एसआर ऑनर, वो सब पूरा टॉपिक सेम है जो ही आपका, ठीक है। लेकिन इसका तो 50% तक ला सकते थे, 50% कम नहीं कर सकते थे। अब उसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, पासिंग एसआर। अब ये हो गया और इक्वल टू भी लगने का मतलब क्या हुआ, अब आप 50% के को भी टच नहीं करा सकते, मतलब अपनी मटेरियल सब्सिडरी के अंदर शेयर डिस्पोज ऑफ करें जिससे कि आपकी होल्डिंग कम हो गई, 50% पे भी नहीं आ सकती। अगर 50% से कम भी नहीं आ सकती, 50% भी नहीं आ सकती। अगर 50% भी टच कर रही है, घट के मान ली पहले 60% थी, अब घट के 50 पे आ गई, 50 पे भी आ गई तो क्या होगा, देखा जाए आप सब्सिडी रही नहीं, क्योंकि सब्सिडी मोर देन 50 पे, तो देखा जाए टेक्निकली लैंग्वेज में मिस्टेक थी, टेक्निकली देखा जाए लैंग्वेज मिस्टेक थी, उसको रेक्टिफाई किया, क्योंकि 50 भी अगर टच कर गई तब भी तो सब्सिडी नहीं रहेगी, सब्सिडी कब होती है मोर देन 50% पे, तो अगर घट के वो 50% भी आ गई तो टेक्निकली लैंग्वेज में मिस्टेक थी, तो उसको ठीक किया है। तो इसके अंदर बाकी पूरा टॉपिक सेम है और इक्वल, इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज को ठीक किया गया। अब मतलब ये कि मटेरियल लिस्टेड एंटिटी की जो भी मटेरियल सब्सिडरी है उसमें अगर आप शेयर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि आप डिस्पोज ऑफ ऐसे करें जिससे कि आपको डिस्पोज करने के बाद भी आपकी होल्डिंग उस मटेरियल सब्सिडी में 50% जो ऊपर ही रहे, 50% भी टच नहीं करे, मतलब शुड नॉट इवन टच 50%, शुड मोर देन 50%। अगर 50% में टच कर रही है, इक्वल टू या उससे कम हो रही है, तो उस केस में फिर शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, पासिंग द एसआर। पहले खाली था कि लेस देन 50 होने पे ही एसआर चाहिए, 50 टच होने पे 50 एसआर नहीं चाहिए, लेकिन वो टेक्निकली लैंग्वेज मिस्टेक थी, उसको ठीक किया गया, लैंग्वेज मिस्टेक थी। बाकी पूरा टॉप मैंने पूरा पैराग्राफ, क्योंकि ऐसे बताने में दिक्कत होती है कि यहाँ पर और इक्वल टू डाल लेना, तो मैंने क्या किया, पूरा पैराग्राफ, पूरा टॉप पैराग्राफ 5 को रिप्रोड्यूस कर दिया अमेंडमेंट के नोट्स में, लेकिन उसको मैंने इक्वल टू को बोल्ड भी कर दिया जिससे पता लग जाए कि ये सिर्फ ऐड हुआ है, बाकी पूरे पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं है। पूरे पैराग्राफ में इसको मैंने बोल्ड कर दिया है जिससे पता लग जाए बाकी पूरे पैराग्राफ में पूरे कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट चेंज इन द टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखिए एक आप पढ़ते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, रेगुलेशन 24A, आप पढ़ते थे पहले से। इसकी जगह जो हो गया है सेक्रेटरियल ऑडिट एंड सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, हेडिंग ही चेंज हो गई है। रेगुलेशन 24A, मतलब दो चीजें हो गई, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड पहले एक ही चीज है सेक्रेटरियल ऑडिट, अब सेक्रेटरियल ऑडिट एंड साथ में सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। ये इसके जो प्रोविजन पहले थे अभी भी सेम है कि हर एक लिस्टेड एंटिटी को फाइनेंशियल ईयर वाइज अपनी एक सेक्रेटरियल ऑडिट करानी है बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और वो आप ऑडिट करने का तो अपनी रिपोर्ट देगा, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, एंड उस सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट को अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ उसको अटैच करना एंड ऑल दैट, वो सब कुछ पहले जैसे था। अपनी और अपनी मटेरियल लिस्टेड मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट, मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट के प्रोविजन जो पहले थे अभी भी सेम है। लेकिन हेडिंग में आप देखते हैं एंड सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, उसके क्या नए ऐड है, तो 2 पैराग्राफ हो गए। तो मैंने जो नए नोट्स दिए इस टॉपिक के पूरे अब नए, इस रेगुलेशन 24 के पूरे नए नोट्स दे दिए, लिख दिया पूरा, लेकिन उसमें पहला पैराग्राफ पढ़ोगे दैट इज इन रिलेटिंग सेक्रेटरियल ऑडिट, एंड जो पहले था अभी भी सेम है। खाली सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट ये एक्चुअली एक इंटरनल रिपोर्ट है। सेक्रेटरियल ऑडिट तो आप प्रैक्टिसिंग सीए से करा रहे हैं, और वो ऑडिट करने अपनी जो रिपोर्ट दे रहा है उस रिपोर्ट को एनुअल रिपोर्ट का हम पार्ट बना रहे हैं, नॉलेज, ठीक है। सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट एक कंपनी को इंटरनली अपनी चेक करने की हम सही में कंप्लाय और उसकी रिपोर्ट बना के फाइल करनी टू द स्टॉक एक्सचेंज। उसके बारे में क्या ऐड हो गया, देखिए लिखा, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ इज रिलेटिंग सेक्रेटरियल ऑडिट, वो सेम है जो पहले था। सेकेंड पैराग्राफ इज रिगार्डिंग द सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, वो क्या बोलता है, एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट इन सच फॉर्म एज में बी स्पेसिफाइड, उसका फॉर्मेट जो भी स्पेसिफाइड होगा, किसको फाइल करना है, टू द स्टॉक एक्सचेंज। कितने दिन फाइल करना है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। हर एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर आपको अपनी एक सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट बनानी है, उसका फॉर्मेट जो भी प्रिस्क्राइब होगा, किसको फाइल करना है, टू द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इसमें कहीं नहीं लिखा होगा प्रैक्टिसिंग सीएससी लेना, ये इसका मतलब इंटरनल रिपोर्ट है। एक कंपनी इंटरनली अपने लेवल पे चेक करेगी कि साहब हम सारे सेक्रेटरियल जो भी नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, हम फॉलो करें कि नहीं करें, उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाएगी, दैट इज कॉल्ड सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट। उसका फॉर्मेट वगैरह प्रिस्क्राइब होगा, और किसको फाइल करेगी, टू द स्टॉक एक्सचेंज। कितने दिन में, विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर।
तो मेन चीज हेडिंग में जब चेंज, तो ये वाला पोर्शन तो जैसे पहले था एज इट इज है, ये इसका जो क्या प्रोविजन है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपका चेंज इन रेगुलेशन नंबर 24 है, रेगुलेशन नंबर 24A। इसके साथ हमने वी हैव डिस्कस ऑल द चेंजेस विच हैज टेकन प्लेस इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेबी substantial acquisition of shares and takeovers regulations 2011। सेबी टेक ओवर कोड जो बोलते हैं शॉर्ट में। इस टॉपिक में क्या चेंजेस हैं, इसमें 3 चेंजेस देखिए, सिमिलर से चेंजेस सारे। पहला, जो रेगुलेशन 3 आप पढ़ते हैं, जिसमें रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 एंड ऑल दैट। रेगुलेशन 3 में जो आप पढ़ते हैं कि साहब रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 में कि अगर जो एक्वायरर है किसी कंपनी को टारगेट कर रहा है, उसके पहले से जितने शेयर अगर हैं तो वो मिला के प्लस जो वो एक्वायर करना चाहता है, दोनों मिला के 25% पर पहुंच रहा है तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। और रेगुलेशन 3(2) में कि ऑलरेडी 25% मोर है एंड देन बट लेस देन मैक्सिमम परमिसेबल नॉन पब्लिक होल्डिंग, ठीक है, तो उस केस में मोर देन 5% इन वन फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में ओपन ऑफर ट्रिगर। याद है पढ़ते हो रेगुलेशन 3(1) और रेगुलेशन 3(2)। तो इस रेगुलेशन 3 में 3(1) में भी 25% रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25% और 3(2) में ऑलरेडी 25% लेवल पे। तो इस रेगुलेशन 3 में जहां जहां 25% का रेफरेंस आ रहा है, और दोनों जगह आ रहा है, 3(1) में भी आ रहा है और 3(2) में भी आ रहा है, इसकी जगह आपको पढ़ना है 49%। किसके लिए, ध्यान रखना, 25% जैसे लिखा उसको चेंज नहीं कर रहे, किसके लिए, अगर टारगेट कंपनी इज अ लिस्टेड एंटिटी जिसकी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। आप जानते हैं एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है जहां पे ट्रेडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। पहले जिसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, पहले इसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, उसकी जगह इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इसका तो अगर टारगेट जिस कंपनी को टारगेट किया जा रहा है वो अगर एक लिस्टेड एंटिटी है और उसकी सिक्योरिटी कहां लिस्टेड है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, अगर ऐसी टारगेट कंपनी है तो उस केस में आपको जहां जहां 25% आप पढ़ रहे हैं उसकी जगह 49%। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐसी कंपनी, मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड है और उसकी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, इसको कोई टारगेट कर रहा है तो उसके 25% पे रेगुलेशन 3(1) ट्रिगर नहीं होगा, 49% पे होगा, ठीक है। ऐसे आप ऑलरेडी 49% और मोर होल्ड कर रहे हैं बट लेस देन 75% मैक्सिमम परमिसेबल नॉन पब्लिक होल्डिंग एंड देन एक्वायरिंग मोर देन 5%, तब आपको रेगुलेशन 3(2) अट्रैक्ट होगा। इट मीन्स ये इसका तो प्रोविजन एज इट इज सेम है। तो मैंने क्या किया कि इस टॉपिक के लास्ट में, मतलब बीच में टॉपिक को नहीं छेड़ा, लास्ट में एक नोट डाल दिया है। देखिए लास्ट में जहां पे टॉपिक खत्म हो रहा है रेगुलेशन 3 और उसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लास में, लेकिन फॉलोइंग पैराग्राफ शैल बी एडेड एट द एंड ऑफ द टॉपिक। इट मे बी नोटेड इन रेगुलेशन 3 एनी रेफरेंस टू 25%, जहां भी 25 इन केस ऑफ लिस्टेड एंट्री which are listed is specified security on innovator growth platform shall be read as 49%। मतलब उस लिस्टेड एंटिटी के लिए जिसके सिक्योरिटी कहां लिस्टेड, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, अगर वो टारगेट कंपनी है तो वहां 25% की जगह क्या पड़ा जाएगा, 49%, मतलब प्रोविजन चेंज हो जाएंगे। इसका बाकी कंपनी के लिए सब कुछ सेम है, लेकिन इस तरह की कंपनी अगर टारगेट कंपनी है तो उस केस में 25% की जगह 49% हो जाएगा, क्लियर। एंड आपको 25% की जगह हर जगह 49% पढ़ना अगर इस तरह की टारगेट कंपनी है। अच्छा, सिमिलर काइंड ऑफ सेम चेंज आपको रेगुलेशन 6 में भी आया, वही मैंने देखा, सेम काइंड ऑफ चेंज रेगुलेशन 6 में, वहां भी 25% का रेफरेंस है, वॉलंटरी ऑफर पढ़ते रेगुलेशन 6। वहां भी अगर टारगेट कंपनी अगर ऐसी लिस्टेड एंटिटी है जिसकी सिक्योरिटी कहां लिस्टेड ऑन द इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो उसमें 25% की जगह क्या पढ़ना है, 49%, उसकी जगह क्या पढ़ना है, 49%। सेम जो चेंज रेगुलेशन 3 में वैसा चेंज रेगुलेशन 6 में भी है। एक चेंज और आपका इसी टॉपिक के अंदर सेबी टेक ओवर कोड के अंदर देखिए, थर्ड, एक रेगुलेशन 29 पढ़ते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन डिस्पोजल।
रेगुलेशन 29 में एक आप पढ़ते हैं कि साहब अगर कोई एक्वायरर किसी टारगेट कंपनी के 5% शेयर एक्वायर कर लेता है तो उसको इस बात का डिस्क्लोजर करना है। और 5% रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है, अगर आप ऑलरेडी 5% या उससे ज्यादा पे हैं एंड देन यू आर एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ मोर देन 2%, तो उसका भी डिस्क्लोजर करना है। तो पहले 5% के लेवल पहुंचे, डिस्क्लोजर करना है। ऑलरेडी 5% के लेवल पे हैं, फिर आप मोर देन 2% परचेज सेल कर रहे हैं, तो उस केस में उसका भी डिस्क्लोजर करना है। तो एक्चुअली क्या है, अगर वो टारगेट कंपनी अगेन वो एक लिस्टेड एंटिटी है जिसकी सिक्योरिटी कहाँ लिस्टेड है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, वही आईजीपी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। तो उस केस में आपको जहां 5% लिखा हुआ है उसकी जगह हो जाएगा 10%। इस तरह 5% पे डिस्क्लोजर होने के बजाय मान लीजिए टारगेट कंपनी ऐसी है जिसकी सिक्योरिटी इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, तो उस केस में उस कंपनी के अगर 5% को शेयर हुआ है तो कोई डिस्क्लोजर नहीं है, लेकिन अगर 10% पे पहुंचेगा तब डिस्क्लोजर करना है। तो 5 की जगह क्या हो 10। अच्छा ऑलरेडी आप 10% पे हैं एंड देन आप और देन वहां था ना कि अगर ऑलरेडी 5% पे एंड देन यू आर एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ मोर देन 2%, मोर देन 2%, तो जो मोर देन 2% था, मोर देन 2% जहां था इसकी जगह हो गया मोर देन 5%। मोर देन तो सेम ही लैंग्वेज है, 2 की जगह 5 हो गया, 2 की जगह 5 ये हो गया। इसका मतलब अगर ऐसी टारगेट कंपनी लिस्टेड एंटिटी जिसकी सिक्योरिटी कहां पे लिस्टेड है, आईजीपी इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, तो उस केस में 5% पे डिस्क्लोजर नहीं होगी, 10% पे होगी। और ऑलरेडी 10% पे एंड देन एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ मोर देन 5% देन डिस्क्लोजर होगी। इसका जो 2% वाला रिक्वायरमेंट वो 5% हो गया इस कंपनी के केस में। और तो मैंने इधर क्रॉस लगाया, 5% बोला 10% रिक्वायरमेंट होगी, और मोर देन 2% की जगह मोर देन 5% होगी। ये रेगुलेशन 29 में चेंज है। इसका तो सेबी टेको कोड में जो भी चेंजेस हैं, चेंजेस मेन लॉ में कहीं नहीं है। 3 जगह रेगुलेशन 3 में, रेगुलेशन 6 में, रेगुलेशन 29 में। एक पैराग्राफ में लास्ट में ऐड कर दिया, बीच में कुछ नहीं छेड़ा है, लास्ट में एक पैराग्राफ नोट की तरह कि भाई अगर इस तरह की टारगेट कंपनी है, कैसी कि जिसकी सिक्योरिटी कहाँ लिस्टेड हो, ऑन द इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो उस केस में लिमिट्स चेंज हो जाएगी और उसके अंदर आपको ओपन ऑफर या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ट्रिगर अलग डिफरेंट स्टेज पे होगा, नॉट दैट स्टेज एज गिवन इन द मेन रेगुलेशन। तो ये कुछ चेंज है, दैट इज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट द टारगेट कंपनी इज अ लिस्टेड एंटिटी whose securities are listed on innovator growth platform। बाकी अदरवाइज मेन प्रोविजन में कोई भी चेंज नहीं है। तो मेन प्रोविजन कोई छेड़ना है, मैंने इसे सब में लास्ट में एक एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, रेगुलेशन 3 में भी, रेगुलेशन 6 में भी और रेगुलेशन 29 में भी। इज दैट ओके? यही चेंज आपका सेबी टेक ओवर कोड के अंदर। नेक्स्ट, एक टॉपिक आपका सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरीज। सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरीज, ये आपका चैप्टर नंबर 19 है एसएलसीएम में, जो न्यू सिलेबस का पेपर आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का। और सिमिलरली इन द ओल्ड सिलेबस एक पेपर है, उसका टॉपिक उसका नाम है कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स। चेंज सेम है, टॉपिक का नाम है, बता दूं आप कंफ्यूज ना हो जाए। एंड वो चैप्टर नंबर 4 है इन द CMSL ओल्ड सिलेबस पेपर। तो चैप्टर के नाम मैंने दोनों बता दी, आप कंफ्यूज ना हो। चेंज सेम है, चेंज इज सिमिलर, मैंने इसलिए दोनों चीज बता दी आपको जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, तो ओल्ड सिलेबस में CMSL जो पेपर है कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉज, उसमें चैप्टर 4 है कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट नाम है। और न्यू सिलेबस SSCM का जो पेपर है वो चैप्टर 19, उसमें चैप्टर का नाम है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट। चेंज किस क्या है ये मैंने बताया, कहाँ पर चेंज, ये टॉपिक चैप्टर नंबर बता दीजिए, कंफ्यूजन हो। ये ओल्ड सिलेबस, ये न्यू सिलेबस बता दिया। एक्चुअली इन दोनों ही टॉपिक में, न्यू सिलेबस का ये चैप्टर में और ओल्ड सिलेबस के इस चैप्टर में, एक टॉपिक आप पढ़ते हैं अबाउट द अंडरराइटर्स। पढ़ते हैं। अच्छा, जो अंडरराइटर्स हैं, अंडरराइटर से रिलेटेड आप एक लॉ पढ़ते हैं, सेबी अंडरराइटर्स रेगुलेशंस 1993। और कोई भी अंडरराइटिंग का काम करना चाहता है तो पहले इस लॉ के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो सारी चीजें पढ़ते हैं विद सेबी एंड ऑल दैट। एक्चुअली अभी रिसेंटली क्या हुआ,
ये लॉ एबॉलिश कर दिया, इट हैज बीन एबॉलिश्ड, रिपील्ड, रिपील बोल सकते हैं, एबॉलिश बोल सकते हैं। और अंडरराइटर से रिलेटेड, अंडरराइटर से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, मतलब अंडरराइटिंग का कंसेप्ट या अंडरराइटर कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, वो कंसेप्ट अभी भी है, बट उससे रिलेटेड जो अलग से लॉ था सेबी अंडरराइटर रेगुलेशन 1993, उसको लॉ को एबॉलिश कर दिया। मतलब कंसेप्ट ऑफ अंडरराइटर इज स्टिल देयर, अंडरराइटिंग कंसेप्ट अभी भी है, अंडरराइटर्स अभी भी होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो अलग से स्पेसिफिक लॉ था सेबी अंडरराइटर रेगुलेशन 1993, उसको एबॉलिश कर दिया। अब उसकी जगह किया क्या है, आप जानते हैं स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं इन द स्टॉक मार्केट, इन द स्टॉक एक्सचेंज, और इससे रिलेटेड जो लॉ है सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशंस 1992, इस लॉ को अमेंड किया। एक तरफ इसको रिपील किया सेबी अंडरराइटर रेगुलेशन 93, इसको एबॉलिश कर दिया। दूसरी तरफ स्टॉक ब्रोकर्स रिलेटेड जो लॉ है सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन 1992, इसको अमेंड किया और अंडरराइटिंग से रिलेटेड प्रोविजन भी इसी लॉ में डाल दिए, और ये लिख दिया कि साहब जो भी आपको स्टॉक ब्रोकर है, जो भी जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है सेबी एज ए स्टॉक ब्रोकर, वो आपको अलग से उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो अंडरराइटर का काम भी कर सकता है। मतलब क्या है, अब देयर इज नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर अंडरराइटर जो इस लॉ में होती थी, ये लॉ एबॉलिश कर दिया, रिपील कर दिया। अच्छा, ये और साथ में स्टॉक ब्रोकर्स रिलेटेड जो लॉ था सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन 1992, इसके अंदर चेंजेस कर दिए और उसमें ये लिख दिया कि जो भी स्टॉक ब्रोकर है जिसके पास भी वैलिड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है एज ए सेबी एज ए स्टॉक ब्रोकर, जिसने भी सेबी से रजिस्ट्रेशन करा रखा है एज ए स्टॉक ब्रोकर, वो अंडरराइटर का काम भी कर सकता है। उसके लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन कराने की होती है, और उसके लिए और भी प्रोविजन डाल दी इस लॉ के अंदर रिलेटिंग अंडरराइटर्स। इसका अंडरराइटर से रिलेटेड प्रोविजन भी इसी लॉ के अंदर मर्ज कर दिए अलग से स्पेसिफिक। कई बच्चे उसका उल्टा मतलब नहीं, सर अंडरराइटिंग कंसेप्ट ही खत्म हो गया, सर ने पढ़ाया कि अंडरराइटर, ऐसा नहीं है। अंडरराइटिंग कंसेप्ट आज भी, अंडरराइटर्स आज भी हैं, लेकिन उससे डील रेगुलेट करने के लिए जो अलग से लॉ बना हुआ था वो लॉ एबॉलिश कर दिया। अब उसकी जगह इसी जो स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड लॉ था उसके अंदर ही प्रोविजन डाल दिया, और ये डाल दिया कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं दे कैन एक्ट एज ए अंडरराइटर, एंड जो भी स्टॉक ब्रोकर है रजिस्टर्ड विद सेबी एज ए स्टॉक ब्रोकर, जिन्होंने भी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन ले रखा है सेबी से स्टॉक ब्रोकर, वो अंडरराइटर का भी काम कर सकते हैं। उनको अलग से अंडरराइटर काम करने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है विद सेबी। हाँ, अंडरराइटर से रिलेटेड और भी क्या नॉर्म्स हैं, ये सब चीजें उसके लिए इस लॉ के अंदर नंबर ऑफ चेंजेस किए गए एंड ऑल दैट। तो इसका था अंडरराइटर से रिलेटेड जो टॉपिक आपका पूरा है, ठीक है, चाहे ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 4 में या न्यू सिलेबस में चैप्टर 19 में, आपको वो पूरा टॉपिक आप जो पहले से पढ़ रहे हो उसको छोड़ दीजिएगा अंडरराइटर से रिलेटेड। उसके मैं पूरे नए नोट्स में दे रहा हूँ, आप वो पढ़िएगा, ठीक है, एंड पुराने जो आप पढ़े उसको भूल जाइए, एंड पूरे के पूरे नए नोट्स जो ना जस्ट गो थ्रू दैट एंड पुराना पूरा, क्योंकि इसमें सारा चेंज हो गया सब जगह, उसमें इस लॉ का रेफरेंस आ रहा है, इसके प्रोविजन आ रहा है, तो पूरा छोड़ दीजिएगा अंडरराइटर का, एंड नए प्रोविजन जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ अमेंडमेंट में, एंड मैं पढ़ भी देता हूँ क्या है, मैं समझा दिया कि बेसिकली चेंज क्या है। देखिए अंडरराइटर टॉपिक में मैं लिखा इंटायर टॉपिक शैल बी रिप्लेस बाय द फॉलोइंग, पूरा टॉपिक रिप्लेस करना, पूरा टॉपिक है सबसे सेबी रेगुलेशन। अब इसका रेगुलेशन भी कौन सा हो गया, सेबी स्टॉक, यही रेगुलेशन के अंदर ही प्रोविजन आ गए, सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन 1992। मैंने इसका नोट लिख दिया नीचे के नीचे जिससे क्लियर हो जाए। इट मे बी नोटेड दैट सेबी अंडरराइटर रेगुलेशन 1993 हैज बीन अबॉलिश्ड एंड द प्रोविजन रिलेटिंग अंडरराइटर्स हैव बीन मर्ज्ड विद द सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन 1992, जो मैंने समझाया था। फिर डेफिनेशन, एक अंडरराइटर की डेफिनेशन है, फिर अंडरराइटिंग की। आप जानते हैं अंडरराइटिंग क्या होती है, अंडरराइटर, वो डेफिनेशन इज सिमिलर डेफिनेशन जो पहले थी आपको वैसे ही है। फिर स्टॉक ब्रोकर टू एक्ट एज अंडरराइटर, माना था जो भी स्टॉक ब्रोकर है वो अंडरराइटर काम कर सकता है। एवरी स्टॉक ब्रोकर होल्डिंग ए वैलिड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, कौन सा, एज ए स्टॉक ब्रोकर शैल बी इंटाइटल्ड टू एक्ट एज ए अंडरराइटर, जो भी आपको स्टॉक ब्रोकर एक्ट करने के लिए इंटाइटल है वो आपको अंडरराइटर का काम भी कर सकता है। अच्छा, मान लिया कोई स्टॉक ब्रोकर है and registered with SEBI as a stock broker, has a certificate of registration as a stock broker, it is entitled to act as underwriter। मान ली किसी एक्स लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट का ये अंडरराइटर एक्ट करना रहता है, तो क्या इस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ इसका एक एग्रीमेंट होगा, क्या अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सारी बातें तय होंगी, क्या अंडरराइटिंग कमीशन होगा, क्या अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हो, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट बनेगा। तो वही लिखा हुआ है, एवरी स्टॉक ब्रोकर हु एक्ट्स एज अंडरराइटर shall enter into a valid agreement
विद द बॉडी कॉर्पोरेट, इसकी बात कर रहे हैं। ऑन हुज बिहाफ इट इज एक्टिंग एज ए अंडरराइटर, जिसके बिहाफ, इसके बिहाफ पे अंडरराइटर एक्ट कर रहा है, तो उसके साथ ये एग्रीमेंट है। एंड शेल अबाइड बाय द रेगुलेशन मेड अंडर सेबी एक्ट। अगर सेबी एक्ट 1992 के अंदर सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस के अंदर ही अंडरराइटिंग के प्रोविजन भी आ गए, तो क्या वो प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय अंडर, एज अंडरराइटर जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं अंडर सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन विच इज रेगुलेशन मेड अंडर द सेबी एक्ट 1992, तो आपको फॉलो करना, ऑब्वियसली बात है। फिर नेक्स्ट एक टॉपिक देखा जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक ब्रोकर एज एन अंडरराइटर, मतलब जो स्टॉक ब्रोकर एज एन अंडरराइटर भी काम कर रहे हैं, अंडरराइटिंग का भी काम कर रहे हैं, इंटाइटल तो है ही है, तो उसमें क्या क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए स्टॉक एज अंडरराइटर। देखिए फॉलोइंग आर द जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टॉक ब्रोकर एज एन अंडरराइटर। फर्स्ट, एवरी स्टॉक ब्रोकर, आप अंडरराइटर काम कर रहे हैं तो क्या आपको अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगा एज पर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा आप बॉडी कॉर्पोरेट के कोई अनड्यू बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, जो आपकी इंटाइटलमेंट है एज अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अंडरराइटिंग कमीशन वो मिलेगा। इसके अलावा आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे या इसकी कॉस्ट पे कोई अनड्यू बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या लिखा, एवरी स्टॉक ब्रोकर एक्टिंग एज अंडरराइटर शैल नॉट डिराइव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम अंडरराइटिंग द इशू कॉन्ट्रैक्ट अदर देन द कमीशन ऑफ ब्रोकरेज पेबल अंडर एन एग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग। मतलब जो भी कमीशन मिलना है, ब्रोकरेज मिलना, उसके अलावा आप और किसी तरह कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट नहीं उठाएंगे। अच्छा, एक स्टॉक ब्रोकर एक ही समय में कई सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स के पब्लिक इशू, राइट इशू का अंडरराइटिंग कर सकता है। तो जितने भी आपने बॉडी कॉर्पोरेट के अंडर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उन सब का मिला के आपने कितनी कितनी अंडरराइटर सब मिला लीजिए, और उसकी जो नेटवर्थ है उसके स्टॉक ब्रोकर की नेटवर्थ उसके 20 टाइम से ज्यादा की आप अंडरराइटिंग नहीं कर सकते। अब क्योंकि कल के दिन मान लिया आपको कई जगह इशू फ्लॉप हो गए, कई जगह शेयर लेने पड़ गए, तो क्या आपकी नेटवर्थ हिल सकती है। तो लॉ बोलता है नेटवर्थ से 20 गुना से ज्यादा नहीं। देखिए लिखा हुआ द टोटल अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस अंडर ऑल द एग्रीमेंट्स, मतलब जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ आपने अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कर रखे हैं, अंडर ऑल द एग्रीमेंट शैल नॉट एक्सीड 20 टाइम्स ऑफ द नेटवर्थ, मतलब स्टॉक ब्रोकर की जो नेटवर्थ है उसका 20 गुना से ज्यादा आपकी अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन कलेक्टिवली जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ आपने एग्रीमेंट करा उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा ऑब्लिगेशन, मान लिया आपने इस एक्स लिमिटेड के लिए आप अंडरराइटर एक्ट कर रहे हैं, अच्छा ये मान लिया पब्लिक इशू लाया, लोगों ने शेयर नहीं लिए, ये राइट इशू लाया, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर ने शेयर नहीं लिए, क्या रिमेनिंग शेयर अंडरराइटर लेगा। तो क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट को कन्वे करेगी साहब आपकी अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन आपको क्या नाम है इन्वोक हो गई है, तो जिस दिन इसको इंटीमेशन मिलेगी आपको लेना है उसके 45 दिन के अंदर आपको परचेज कर लें, सब्सक्राइब कर लेनी है। देखिए क्या लिखा, एवरी स्टॉक होल्डर एक्टिंग एज एन अंडरराइटर इन द इवेंट ऑफ बीइंग कॉल्ड अपॉन टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटी बॉडी को, जब इसको बोला जाएगा आप सब्सक्राइब कीजिए, परसुएंट एन एग्रीमेंट दिस एग्रीमेंट अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट सच सब्सक्राइब टू सच सिक्योरिटी विद इन 45 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच इंटीमेशन फ्रॉम सच बॉडी कॉर्पोरेट। उस बॉडी कॉर्पोरेट से जिस दिन आपको इंटीमेशन मिली इस आपकी आपको ये सब्सक्राइब करना कि वो पब्लिक ने नहीं लिए, अगर पब्लिक इशू केस है, राइट इशू केस है तो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर नहीं लिए, तो उस केस के जिस दिन आपको इसकी इंटीमेशन मिली बॉडी कॉर्पोरेट के 45 दिन के अंदर यू मस्ट सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटी जो आपकी अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन में आ गई है, एंड वो आपको परचेज जरूर करना है विद इन 45 डेज। तो ये कुछ प्रोविजन है रिगार्डिंग द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक ब्रोकर एज एन अंडरराइटर। तो ये मैंने जो नए सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन के अंदर जो जो प्रोविजंस ऐड हुए रिलेटिंग अंडरराइटर, उसमें कुछ कुछ मेन चीजें मैंने आपको बता दी, और क्या चेंज आया मैंने आपको सब चीज समझा दिया। अच्छा, इसके साथ आपका SLCM और CMSL में जितने भी चेंजेस थे सब मैंने आपको बता दिए। एंड एक चीज और मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं। एक लॉ है सेबी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2009। सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, सॉरी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर, सॉरी नाम ये आपका डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2009। ये जो टॉपिक है ये दिस इज चैप्टर नंबर 9 इन SLCM न्यू सिलेबस का जो पेपर है, और ये टॉपिक मतलब चैप्टर का नाम कुछ और है, चैप्टर नंबर 5 है SCRA के नाम से,
सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट इन CMSL ओल्ड सिलेबस, उसमें लास्ट में ये लॉ डिस्कस किया हुआ है। चैप्टर का नाम सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, लेकिन उस चैप्टर के लास्ट में सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009 में डिस्कस किया हुआ है इन द ओल्ड सिलेबस पेपर कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉस। और न्यू सिलेबस में चैप्टर 9 वो पूरा चैप्टर ही इस लॉ से रिलेटेड है, सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2009। एक्चुअली क्या है, ये लॉ एबॉलिश हो गया, रिपील हो गया, और इसकी जगह सेबी, इसकी जगह आ गया है सेबी, सेम नेम, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021, नए आ गए 2021 में। और ये 30 जून 2021 से पहले आ गए, जून महीने में आया, जून 2021 के महीने में आया है, तो ऑब्वियसली आपका दिसंबर 2021 एग्जाम अप्लाई होगा। तो ये नए रेगुलेशन पढ़ने हैं। इसका मतलब जो SLCM पेपर है न्यू सिलेबस का चैप्टर 9, ये चैप्टर 9 तो पूरा नया हो गया, ये पूरा चैप्टर ही आपका ये लॉ था। और ओल्ड सिलेबस CMSL ओल्ड सिलेबस जो है पेपर, उसमें SCRA चैप्टर के अंदर लास्ट में जो ये लॉ था, लास्ट का पोर्शन में, तो वो उसमें आपको नया पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही नया हुआ, पूरा नया लॉ हो गया, तो मैं इसके नोट्स भी अलग दूंगा और इसके लेक्चर भी अलग। इसके भी ये लेक्चर 3-4 लेक्चर होंगे, पूरा लॉ डिस्कस करना है, तो वो सेपरेटली प्रोवाइड करो। इसका मतलब क्या है, SLCM में और CMSL में बाकी सारे अमेंडमेंट मैंने आज की क्लास में कवर कर दिए, उसके नोट्स भी मैं दे रहा हूँ। लेकिन मैं लास्ट में ये बात इसलिए डिस्कस की कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि सर डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर नए रेगुलेशन आपने बताए नहीं, तो मैंने लास्ट में बता दिया कि सब इसके अलग से सेबी डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 जो नया आ गया है, इसके नोट्स और इसके लेक्चर ये मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा अमेंडमेंट में ही अलग से। लेकिन अभी बाकी उसके अलावा उसके लिए सेपरेट 3-4 लेक्चर होंगे, डिटेल नोट्स होंगे, तो मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, एंड मैं सेपरेट रिकॉर्ड करूंगा, वो आपको मिलेंगे। लेकिन बाकी इसके अलावा बाकी सारे जो चेंजेस आपके पेपर में दोनों में SLCM न्यू सिलेबस एंड CMSL ओल्ड सिलेबस, वो सारे चेंजेस मैंने कवर कर दिए, मैंने सारे अमेंडमेंट्स कवर कर दिए। इज दैट ओके? सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास के सारे अमेंडमेंट्स मैंने कवर कर दिए, एंड इसके अलावा और कुछ आपको अमेंडमेंट्स, इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट्स आपके नहीं है। और डीलिस्टिंग इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 की जहां तक बात है, मैंने बताया मैं ऑल आपको सेपरेटली प्रोवाइड करूंगा, नोट्स भी और लेक्चर भी, ठीक है। थैंक यू।